नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक्स बातें कोरोना की में। मैं हूं अनुप्रिया। साल 2020 में कोरोना वायरस का पहला केस हमारे इस देश में मिला था। उसके बाद इस वायरस के 2 लहरों को हम झेल चुके हैं और दिन प्रतिदिन इसके एक नए वेरिएंट का रूप हम देख रहे हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन क्या है, इसके लक्षण कैसे हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके उपचार हम कैसे करेंगे होम्योपैथी में। आज इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट के रूप में मौजूद है डॉक्टर राजीव कुमार जी। डॉक्टर राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा कि अब इस वायरस ने अपना रूप बदला है और ओमिक्रॉन के रूप में हमारे सामने आया है, तो अभी क्या लक्षण हम नए कुछ देख सकते हैं या ये पुराने लक्षण को ही लेकर आ रहा है? किस तरीके की मतलब होती है कि क्या स्थिति अगर हमारे शरीर में उत्पन्न हो तो हमें लगेगा कि नहीं, ये हम हो सकता है ओमिक्रॉन से संक्रमित हो गए हैं? ओमिक्रॉन के जो लक्षण हैं वो उसमें सबसे पहले है कि गले में खराश हो रही है और गले में खराश के साथ एक गले में कुटकुटाहट टाइप की एक इचिंग टाइप एक खांसी हो रही है, जिसको हम लोग सूखी खांसी में भी कई लोगों के लक्षण हैं। साथ ही साथ जो है हमारा बदन दर्द है, उल्टी होना, दस्त होना, खांसी होना, वायरल फीवर होना, और ये सब तमाम लक्षण जो पिछले कोविड में भी देखने को मिले थे, सेम लक्षण इसी में है। लेकिन इसके प्राय लक्षण जो है ओमिक्रॉन के जो लक्षण है वो गले से इसकी शुरुआत हो रही है। ये इसके मुख्य लक्षण है जी। जो आज इससे लोग जो संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन देखा गया कि ये वेरिएंट तो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं है। जिन देशों में अभी ओमिक्रॉन के लक्षण देखने को मिले हैं या हमारे देशों में भी जो ओमिक्रॉन के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, उसमें करीब सभी पेशेंट जो मरीज हैं वो 7 दिन के अंदर ठीक हो जा रहे हैं। मरने की रेशियो न के बराबर है। जिन लोगों ने टीकाकरण कराया है वो लोग काफ़ी सुरक्षित हैं जी। अब जैसा आपने कहा कि पहले गले की खराश ये जो पहला सिम्टम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल लूँगी आपसे, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो नॉर्मल भी लोगों को गले में खराश होना आम सी बात है। तो क्या लोग इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर ले उससे, या फिर कुछ डिफरेंस है दोनों के बीच में? देखिए, जब ये 2020 में जब कोरोना वायरस हमारे देश में आया और 2020 में जो पहला केसेस जो देखने को मिले, तो जितने भी कोविड-19 के लक्षण थे वो सारे के सारे हमारे एक नॉर्मल, जब मौसम चेंज होते हैं तो एक जो वायरल इन्फेक्शन जो सबको होता है, ये प्राय वर्षों से हम लोग को देखने को मिलता आता है कि सर्दी होना, खांसी होना, बुखार होना, सांस लेने में दिक्कत होना, चेस्ट में कंजेशन होना। लेकिन उसमें एक नया चीज़ यही देखने को मिला कि एक कोरोना वायरस जो इस तरह के लक्षण में, एक नया वायरस वेरिएंट जो ऐड हुआ इस लक्षण में, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई और लोगों काफ़ी तेज़ी से लोगों का लंग्स में डिटोरेशन हुआ और लंग्स कंजेशन के बाद बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई। लेकिन क्या है कि ये लक्षण पहले भी देखने को मिलते थे और आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन कोरोना वायरस, जब WHO ने इसका खोज की कि एक कोरोना वायरस है, तो इसके कारण से आज ये वेरिएंट, लक्षण तो सेम है, जो लक्षण पहले भी होते थे ये लक्षण आज भी हैं, लेकिन इससे जो ओमिक्रॉन में जो लक्षण जो देखने को मिल रहे हैं या जो वायरल के कारण जो लक्षण देखने को मिलते थे, दोनों बराबर हैं। बस वेरिएंट का अंतर है कि आज हम ओमिक्रॉन की खोज किए हैं, हमने कोरोना वायरस की खोज की है, तो उसको जो किट के द्वारा भी पता किया जा रहा है, तो वो वेरिएंट पॉजिटिव किसी को दिख रहे हैं, वही किसी को नॉर्मल वायरल फ्लू दिख रहे हैं। यही अंतर है, एक छोटा सा अंतर यही है जी। जैसे कि हमने पिछले साल देखा कि कोरोना वायरस का जो पहला सिम्टम्स आपको यही सर्दी, खांसी, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, लेकिन कुछ समय के बीतने के बाद हमने देखा कि हमारे स्किन को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, रैशेज आना, और लोगों ने बताया कि ये कोरोना से आप संक्रमित हैं, इसका ये एक लक्षण भी है। तो क्या हम ओमिक्रॉन में भी इस चीज़ को जोड़ सकते हैं? क्या ओमिक्रॉन भी ऐसे संकेत हमें दे सकता है? देखिए, अभी ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो है हमारे देश में फैल रहा है और ओमिक्रॉन, ये सब जो रैसेस देखने को मिले थे, ये पोस्ट कोविड लक्षण भी देखने को ज़्यादा मिले थे जी। कि आफ्टर पोस्ट कोविड जो है कोरोना जो है देखने को मिला कि किसी को स्किन रैसेज हो रहे हैं, किसी को वीकनेस, थकान हो रही है, किसी को हार्ट की शिकायत हो रही है, किसी को मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द आज भी बना हुआ है, किसी को थकान ज़्यादा महसूस हो रही है, जो आज भी लोग उससे ग्रसित हैं, किसी को आज भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो 8 महीना 9 महीना पुराना कोरोना से ग्रसित थे। तो ये अभी इसके जो लक्षण होंगे, अभी वो 1 महीने के बाद पूरी चीज़ें क्लियर होंगी कि आफ्टर ओमिक्रॉन या आफ्टर टीकाकरण, वैक्सीनेशन, ये इसमें और क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं, पोस्ट ओमिक्रॉन इसके लक्षण क्या देखने को मिल रहे हैं। आप होम्योपैथ फिजिशियन हैं, तो मैं उस नज़रिए से आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर ये लक्षण किसी इंसान में दिखाई देते हैं तो होम्योपैथिक के नज़र से इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? आप क्या रिकमेंड करते हैं?
भारत सरकार और झारखंड सरकार के सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च होम्योपैथी के द्वारा पिछले 2 सालों से एक आर्सेनिक अल्प 30 दवा जो है जो रिकमेंड की गई है और आज भी वही दवा रिकमेंडेड है। अभी इस दवा को आप प्रिवेंटिव के तौर पर अपने बॉडी की इम्यूनिटी पावर के तौर बढ़ाने के तौर पर आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको गले में खराश है तो आप ब्राइटा कार्ब होम्योपैथी की दवा आती है, फाइटोलका डी होम्योपैथी की दवा आती है, आप थ्रोट ड्रॉप आते हैं गार्गल करने के लिए, आप इन दवाओं का सेवन करके गले के खराश से बच सकते हैं। और होम्योपैथिक जो पत्ती है वो कम्प्लीटली आपको लक्षण सहित देखने को के बाद ही होम्योपैथिक की दवाइयाँ सिलेक्ट की जाती हैं। इसमें आपकी होम्योपैथिक की दवाई में जेलसेमियम है, बेलाडोना है, ये तमाम होम्योपैथिक की दवाइयाँ जो ओमिक्रॉन के जो होने के बाद या जो लक्षण मरीज टू मरीज जो वैरी करेंगे उसके हिसाब से दवाइयाँ दी जा सकती हैं, जिससे हम लोग इस तरह के वायरल इन्फेक्शन से ओमिक्रॉन के लक्षण से बचाया जा सकता है। जी, लेकिन अगर ये लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं तो हमें फिजिशियन से मिलने की भी तो उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि बिना फिजिशियन से मिले, बिना जाने, बिना जाँच किए क्या हम ये दवाइयों का सेवन कर सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। होम्योपैथिक एक डॉक्टर जो है आप भारत में 3 ही तरह के डॉक्टर जो ज़्यादा प्रचलित हैं, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, जिसमें आपकी आस्था है, जिसमें आपको जो दवाइयाँ आपको सूट करती हैं तो आप तीनोपैथी का सहारा ले सकते हैं। और इस शरीर को तीनोपैथी की ज़रूरत है, तो यदि आप चाहें तो एलोपैथ में जाते हैं तो तुरंत लाभ के लिए हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ करते हैं, एजिथ्रल वगैरह जो आज कॉमन जो दवा है जो पूरे भारत में सरकार के द्वारा एक लिस्ट करके उसको सबको दिया जा रहा है। वैसे होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ गले के खराश के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए, बदन दर्द के लिए, मांसपेशियों में दर्द के लिए, थकान के लिए, बुखार के लिए, सूखी खांसी के लिए। सूखी खांसी में होम्योपैथिक से मेरा अपना जो मानना है कि बहुत अच्छी अच्छी होम्योपैथिक में दवाइयाँ हैं। एक RL-32 कफ सिरप आता है जो काफ़ी इफेक्टिव है, होम्योपैथिक की दवाई है। और जितनी भी तरह की खांसी हो, सूखी खांसी हो, आज हमारे पास पिछले पोस्ट कोविड जो सेकेंड लहर में जो लोग खांसी, जो आज तक किसी की खांसी नहीं ठीक हुई, आज हमारे क्लिनिक में लोग आते हैं और पूर्णतया स्वस्थ होकर केवल लोग कफ सिरप से ठीक हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये होम्योपैथिक जिसमें आपकी आस्था हो, जिस पैथी में आप उसकी दवा का सेवन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये एक सवाल भी है हमारे साथ कि लोग जल्दी होता है ना, जल्दी ठीक होना चाहते हैं, ये पेशेंस लोगों में दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है, तो वैसे में होम्योपैथी की तरफ लोगों का झुकाव जो है धीरे धीरे इस मामले में कम हो रहा है। हालांकि दूसरे मामलों में देखें तो लोग होम्योपैथी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर लोगों के अंदर डर इतना बैठ गया है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इस गलत फहमी को आप किस तरीके से दूर करेंगे? आपको जानकर ये हैरानी होगी कि होम्योपैथिक में पिछले सेकेंड कोविड में मेरी संस्था होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मैं सचिव भी हूँ। इसके माध्यम से करीब हम लोगों ने 10 लाख परिवार को निःशुल्क होम्योपैथिक दवा पूरे झारखंड में हमने डिस्ट्रीब्यूट की है, जिससे 40 लाख लोग प्रभावित हुए थे। साथ ही साथ जो भी लोग उस समय बेड की क्राइसिस थी, डॉक्टर नहीं बैठ रहे थे क्लिनिक में, मैंने करीब 1000 प्लस मरीजों का हम लोगों ने कोविड लक्षण रहित मरीजों का हम लोगों ने इलाज किया था और उसमें हम लोग को 90% सफलताएं मिली थी। 10% ऐसे केसेस हम लोग को देखने को मिले थे कि जो लोग हॉस्पिटलाइज भी यदि हुए तो उन्होंने होम्योपैथिक यदि दवाइयाँ खाई थी तो उसके बाद उन्हें कम सामना करना पड़ा लक्षणों से। साथ ही साथ क्या है कि होम्योपैथिक की दवाइयाँ अब ऐसी नहीं है कि आप लेट से फ़ायदा करती है। आज आप होम्योपैथिक में सबसे बड़ी खासियत है कि आप बुखार की दवा यदि कोई भी आप एलोपैथिक की दवाई देते हैं तो 4 घंटा अंतराल के बाद ही आप एलोपैथिक कोई दवा और दूसरी दे सकते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में यदि फीवर की टेंडेंसी को देखते हुए, उसकी गंभीरता को देखते हुए आप चाहें तो 1-1 घंटे पर भी होम्योपैथिक की दवाइयाँ दे सकते हैं। हमें लगता है कि जहाँ 4 घंटा में फीवर यदि एलोपैथ से टूट सकता है तो होम्योपैथिक से भी 2 से 3 घंटा में फीवर हम लोग ब्रेक कर लेते हैं और लोगों को, बच्चे हों चाहे बड़े हों चाहे बुजुर्ग हों, उनको राहत मिल जाती है। जी राजीव जी, जैसे आप, हालांकि ये सवाल मैं आपसे कुछ समय के बाद पूछने वाली थी, लेकिन आपने चर्चा निकाली है बेड के लिए, तो मैं अभी ये सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि पिछले लहर में हमने देखा कि बेड की कमी किस तरीके से हो गई थी, लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो इस बार क्या हम वैसे ही थॉट लेकर चले कि या फिर कुछ प्रिपरेशन हम पहले से कर रहे हैं? किस तरीके का माहौल बन सकता है और क्या तैयारी आपके तरफ से है? झारखंड सरकार के स्टेट लेवल कमेटी के जो कोविड कमेटी है उसका मैं मेंबर भी हूँ। करीब हम लोग 8 मेंबर हैं, जिसमें हमारे 4 IAS अफसर हैं और 3 हमारे जो मेडिका के डायरेक्टर हैं, मेदांता के डायरेक्टर हैं, रिम्स के डायरेक्टर हैं, 7 हुए और 8वां एक मेंबर मैं भी हूँ। इसमें थर्ड वेव से बचने के लिए झारखंड सरकार ने 1 साल पहले से 6-8 महीना पहले से तैयारी कर रखी है, जिसके उसमें आपको बेड की व्यवस्था की इस बार कोई कमी नहीं है और बहुत अच्छी तैयारी है अपने राज्य में, झारखंड राज्य में। और जिसमें आयुष की भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें आयुष जीवन रक्षा किट भी लोगों को, पेशेंट को इस बार दी जाएगी यदि ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं तो
तो पूरी तैयारी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज पिछली जो व्यवस्था थी उस समय अचानक हमारे देश में ये केसेस बढ़े तो उस समय व्यवस्थाएं कम थी, लेकिन पूर्ण तैयारी की गई है तीसरी लहर से निपटने के लिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब स्थिति बिगड़ जाए ये अब हमारे हाथ में नहीं है। और जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, हम देख रहे हैं हमारे झारखंड में 3000 से ऊपर केसेस जा रहे हैं। अगर हम आपकी संस्था की बात करें तो किस तरीके के केसेस अभी तक आप लोगों ने देखे हैं और क्या अनुमान है कि आगे किस तरीके के केसेस या किस तरीके के लक्षण आप लोग देख सकते हैं? देखिए, ओमिक्रॉन में जो लक्षण है कि बाकी तो सारे कोविड वाले लक्षण ही हैं, लेकिन एक नए जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जो गले से इसकी शुरुआत हो रही है, गले में उसकी सुरसुरी वाली खांसी हो रही है, गले में पेन खराश हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है। तो इसके लिए होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हम लोग दे सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया बेलाडोना, फाइटोलाका, आपको ब्राइटा कार्ब, ये 3 होम्योपैथी की महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं जो हम लोग किसी भी गले दर्द के लिए हम लोग उपयोग में ले सकते हैं। RL-28 ड्रॉप आती है, जो जिसमें 20-20 बूंद 3 बार आप उस दवा को खाते हैं, जिससे काफ़ी आपको राहत मिलती है। गले में किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो इन दवाओं का आप सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ होम्योपैथी की इम्यूनिटी बूस्टर एक ड्रॉप आती है, इसको भी आप, इसमें ABC करके 3 तरह की दवाइयाँ होती हैं, जिसमें बैक्टीरियल है, वायरल है और आपकी इम्यूनिटी की तीनों का ख्याल रखते हुए इस दवा का निर्माण हुआ है होम्योपैथिक पद्धति में। तो इन दवाओं का आप सेवन कर सकते हैं। और प्रिकॉशंस के तौर पे आप आर्सेनिक हेल्प जो पहले 30 दिनों पे आप लेते थे, अभी आप 21 डेज पे इस दवा को ले सकते हैं। जी, होम्योपैथी की बात चली है तो मैं आपसे ये सवाल लूँगी कि पिछली बार हम लोगों ने इस वायरस के डर से ही शुरुआती दौर में ही होम्योपैथी की एक दवा थी उसका सेवन करना शुरू कर दिया था हमारे देश के बहुत से लोगों ने। तो क्या इस बार भी हमें कुछ ऐसे ही तैयारी करनी चाहिए? जी बिल्कुल। हम लोगों ने तीसरी लहर की जब से संभावना व्यक्त की गई, मैं अब जितनी मरीज थे, मैंने जो भी सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया से हम लोगों ने हमेशा इसका प्रचार किया कि जो भी लोग पहली लहर से दूसरी लहर तक जिन्होंने आर्सेनिक हेल्प का सेवन लगातार प्रति माह किया है, 3 दिन 3 खुराक जिन्होंने डोज ली है, उनके घरों में एक CCR सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च होम्योपैथी का भी सर्वे था कि कोई भी कोरोना केसेस ना के बराबर देखने को मिले हैं, और यदि उनके घर में यदि कोरोना केसेस हुए भी हैं तो कैजुअलिटी ना के बराबर देखने को मिली है। तो आर्सेनिक हेल्प काफ़ी इफेक्टिव है, ये भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित भी है और झारखंड सरकार के द्वारा भी अनुमोदित है। तो इसका सेवन आज के डेट में जो लोग सचेत हैं उन्होंने सेवन आज तीसरी लहर तक भी जारी रखी है। तो आज काफ़ी लोग सचेत हैं, यदि जिनके घरों में दवाइयाँ रखी पड़ी हैं वो आज से ही शुरू कर दें और अपने बच्चों को, बड़ों को खिलाएं। बच्चों के लिए डोज है 1-1 बूंद दिन भर में 3 बार, 1-1 बूंद हम लोग 3 दिन 3 खुराक देंगे। बच्चों के लिए बड़ों के लिए 2-2 बूंद 3 खुराक देंगे। ये इस तरह से सेवन करें और 21 डेज के बाद फिर से हम लोग रिपीट करें। साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टर लें और साथ में RL-28 यदि गले में प्रॉब्लम हो तो साथ में ले सकते हैं। जी राजीव जी, हमने देखा था कि पहली लहर जो थी वो बुज़ुर्गों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी, फिर हम दूसरी लहर में आए तो ये यंग जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी। अगर हम इस थर्ड वेव की बात करें, ओमिक्रॉन की बात करें, तो क्या लगता है ये किस उम्र के लोगों को ज़्यादा क्षति पहुँचाने वाली है? देखिए, पहली लहर से दूसरी लहर, दूसरी लहर से तीसरी लहर में आज हमारा प्रवेश हो चुका है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं वो काफ़ी अभी सचेत हैं, लेकिन हमारी जो यंग जनरेशन है वो सचेत कम है। इनकी अनटाइडी जो है लाइफ स्टाइल है, इनका सिगरेट का जो बहुत सारे लोग सेवन कर रहे हैं, नशे का सेवन लोग कर रहे हैं, जिससे लोगों की इम्यूनिटी पावर काफ़ी वीक देखने को मिल रही है। और अभी तक जो ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट हैं, जो अमेरिका वगैरह के देशों में, दक्षिण अफ्रीकी देशों में जो देखने को मिला, इसमें यंग जनरेशन काफ़ी चपेट में आ रहे हैं। तो अभी सरकार ने यहाँ 15 से 18 वर्ष के लिए टीकाकरण का अभियान भी शुरू कर दिया है। तो इससे टीकाकरण कराएं यंग जनरेशन, और खान पान में ध्यान रखें, एक समय पर सोएं, समय से उठें, जिसके आपकी एक अच्छी लाइफ स्टाइल के तहत आप एक अच्छा स्वास्थ्य गेन कर सकते हैं और आपकी इम्यूनिटी पावर भी ठीक रह सकती है। जी, आपने वैक्सीनेशन की बात की, तो अभी हमारे देश की जो स्थिति है उसमें ये है कि कुछ लोगों ने वैक्सीन लिया है, कुछ लोगों ने 1 डोज लिया है, कुछ लोगों ने लिया ही नहीं है। तो अगर हम बात करें जो लोग ले चुके हैं, अगर वो लोग इससे संक्रमित होते हैं तो उन्हें होम्योपैथिक में क्या इलाज मिलेगा या किस तरीके की इलाज होनी चाहिए उनकी? देखिए, अभी मैं कल तक का आंकड़ा देख रहा था कि झारखंड में करीब 3 करोड़ 6 लाख डोज लग चुके हैं। 1 करोड़ 90 लाख लोगों ने फर्स्ट डोज ली है और 1 करोड़ 16 लाख लोगों ने सेकेंड डोज ली है। लेकिन जो 75 लाख लोग जो सेकेंड डोज अभी तक नहीं ले पाए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा दूरदर्शन के माध्यम से कि आप सेकेंड डोज तुरंत लें। साथ ही साथ उसके बाद यदि आप संक्रमित होते हैं तो अपने नज़दीकी चिकित्सक के साथ, होम्योपैथिक चिकित्सक हों या एलोपैथिक चिकित्सक हों या आयुर्वेदिक चिकित्सक हों, आप उनसे तुरंत संपर्क कर आप अपना ट्रीटमेंट कराएं। साथ ही साथ अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, मास्क जरूर पहनें, एक बराबर दूरी बना के रखें। अभी ऐसे भी ठंड का मौसम है, ठंड ज़्यादा है, तो स्वाभाविक रूप से सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द,
चेस्ट में प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, ये होना स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए बिल्कुल ना घबराएं। और यदि आपने इंजेक्शन लिया है तो आप वो लोग तो काफ़ी सचेत रहें और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यदि हम नकारात्मक विचार सोचते हैं तो जैसे हमारी बॉडी में नेगेटिविटी आती है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और इम्यून सिस्टम जब वीक होता है तो हमें तमाम तरह की बीमारियां स्वाभाविक रूप से और भी आने लगती हैं। इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जी, आपने इम्यूनिटी की बात की। हमने देखा कि इन 2 लहरों में हमने अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी कुछ किया। लोग काढ़ा पी रहे थे, तरह तरह की आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक हर औषधि का सेवन कर रहे थे। अगर हम बात करें कि इस ओमिक्रॉन की बात करें तो इससे हम प्रिकॉशन पहले ही क्या ऐसा कुछ ले कि हम या तो संक्रमित नहीं हो या संक्रमित हो तो हमें ज़्यादा क्षति ना पहुँचे? देखिए, इसके लिए होम्योपैथिक से आप देखेंगे तो आर्सेनिक एल्ब और इम्यूनिटी बूस्टर बहुत ही बेहतरीन दवाई है। साथ ही साथ बहुत लोगों ने गिलोय का भी सेवन किया, लेकिन गिलोय बहुत लोगों को गर्म हुआ, बहुत लोगों को आज पाइल्स की शिकायत हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही है। तो आर्सेनिक एल्ब और इम्यूनिटी बूस्टर यदि आप ये 2 दवा लेते हैं तो आपको कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी चीज़ें हैं जो है आप योगा, अपनी खान पान, रहन सहन पे आप ज़रूर कंट्रोल रखें। हर इंसान अपने शरीर का पहला डॉक्टर वो खुद होता है, पहला क्लिनिक उसका घर होता है, और पहला उसका दवा दुकान जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिसिन शॉप, उसका किचन होता है। तो किचन से अपनी सुरक्षित रहें। बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो घर में आपके पास हैं जो औषधीय रूप में आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आप घर में खान पान सही रख सकते हैं। गर्म खाना खाएँ, ताज़ा खाना खाएँ, फास्ट फूड, जंक फूड, स्ट्रीट फूड, पैक्ड फूड, इन सब चीज़ों से बचें, जिससे आपके खाने से ही आपके बॉडी में डाइजेशन बहुत देर से होता है, जिसके चलते आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, और आपकी मेटाबॉलिज्म जब वीक होती है तो इम्यूनिटी पावर भी वीक होती है। तो इसलिए आप इन चीज़ों से बचें। घर का शुद्ध खाना बना खाएं और गर्म और ताज़ा खाना खाएं, और हल्दी दूध लिया करें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिया करें यदि घर में उपलब्धता हो तो। नहीं है तो जो भी आपके फल आपके घर में उपलब्ध हों, जिस तरह का चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं जिससे कि आपके बॉडी को वो सूट करे, वो सारी चीज़ों का सेवन करें, आपकी इम्यूनिटी पावर भी सुरक्षित रहेगी। साथ साथ होम्योपैथिक दवा जरूर लें। जी बिल्कुल, घर की बात चली है, किचन की बात चली है, तो औरतों को भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता है। अगर हम औरतों की बात करें और खासकर गर्भवती महिलाएं जो हैं, हमने देखा कि पिछली 2 लहरों में उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ गया, क्योंकि आप अगर छोटा बच्चा गर्भ में है तो आप बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप नहीं ले सकते हैं, और जिस तरीके से कोरोना वायरस में जो मेडिकेशन चल रही थी वो गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिबंध थी कि वो उन्हें नहीं ले सकती हैं। तो होम्योपैथी सबसे अच्छा और बेहतरीन औषधि है उन महिलाओं के लिए। तो अगर इस बार अगर वो सारी महिलाएं ओमिक्रॉन से अगर संक्रमित हो जाती हैं तो किस तरीके का मेडिकेशन उन्हें करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं इसके? सबसे पहले तो गर्भवती महिलाओं के लिए भी आर्सेनिक एल्ब और इम्यूनिटी बूस्टर दोनों दवाइयाँ हैं। साथ ही साथ आपको कि यदि आपको कोई ऐसे संक्रमण होती भी है तो हाई एंटीबायोटिक से यदि बचना चाहते हैं तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती हैं जो कम पावर की दवाइयाँ होती हैं, जो आपके और आपके बच्चों को किसी प्रकार की साइड इफेक्ट नहीं होगी और आप सुरक्षित भी रहेंगी। इससे आपको थकान, वीकनेस, कमजोरी, एंटीबायोटिक खाने के बाद जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत होती है, इस सब चीज़ से आप बच सकते हैं। तो आप होम्योपैथिक दवा का सेवन करें, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। जी, अभी हमने वैक्सीनेशन की बात कर रही थी तो मैं ये आपसे पूछना भूल गई कि क्या सच में बूस्टर डोज की लोगों की ज़रूरत है, ये लेनी चाहिए, या ये बस ये एक मिथ तक बना हुआ है कि बस हमें बूस्टर डोज चाहिए? जिस तरीके से हमारी जनसंख्या चाह रही है कि उन्हें बूस्टर डोज मिलना चाहिए, तो आप एज अ डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगे? WHO के द्वारा ये एक अभी बूस्टर डोज की तैयारी हो रही है हमारे देश में भी। अभी हमें जो जानकारी है उसमें 10 जनवरी के बाद बूस्टर डोज की सरकार ने तैयारी कर रखी है। बूस्टर डोज भी अब पड़ेंगे लोगों को। अब इसकी भी एक गाइडलाइन अभी आई नहीं है भारत सरकार के द्वारा। और बूस्टर डोज की जहाँ तक बात है तो जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी जो डेवलप हुई है और अभी जो ओमिक्रॉन से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो ये पता चल जाएगा कि किस किस ग्रुप के लोग और किस एज ग्रुप के लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और किस ग्रुप के लोगों को बूस्टर डोज की आवश्यकता है। खासकर जो हमारे यंग जनरेशन होते हैं, बच्चे होते हैं, उन लोगों में इम्यूनिटी पावर ऐसे ही ज़्यादा होती है। तो ये प्रायः हमें लगता है कि फ्रंट वैरियर्स हैं हमारे हों, या हमारे कोरोना वैरियर्स हों, या हमारे बुजुर्ग हों, 50 साल से ऊपर के लोग हों, या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हों, वो लोग इस बूस्टर डोज का सेवन हमें जहाँ तक लगता है कि सरकार उनको देगी। और बूस्टर डोज लेना भी कहीं नुकसान नहीं है। ये इम्यूनिटी पावर को आपको बूस्ट करता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो आप बिल्कुल बूस्टर डोज यदि आती है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, तो इसको जरूर आप लें। जी, बात बच्चों की चली है तो हमने जाना था कि जब ओमिक्रॉन की शुरुआत हमारे देश में हुई थी तो ये बच्चों को इफ़ेक्ट ज़्यादा कर रहा था। हमने देखा हमारे कई राज्यों में बच्चे जो है इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो क्या सच में ये बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है? अगर है तो क्यों है? देखिए, बच्चे के लिए खतरनाक नहीं होगी जहाँ मेरा तक मानना है।
लेकिन मैं किसी भी भ्रांति को मैं नहीं फैलने देना चाहूँगा अपने माध्यम से। लेकिन क्या है कि इम्यूनिटी पावर यदि बच्चों की ज़्यादा स्ट्रांग होती है और हर घर के माँ बाप सचेत हैं बच्चों के प्रति, और बच्चे जो होते हैं हर माँ बाप के एक सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, तो आदमी उसको ज़्यादा प्रॉपर ख्याल करता है, अपना ख्याल कम करता है लेकिन बच्चों का ख्याल ज़्यादा करता है। तो इस कंडीशन में हमें अभी जो है ठंड से बचाएं, बच्चों को गर्म पानी पिलाएं, बच्चे के खान पान पर ध्यान रखें, ठंड से बाहर अननेसेसरी बच्चों को बाहर नहीं निकलने दें। और जो बच्चे यदि संक्रमित होते भी हैं तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। झारखंड सरकार और भारत सरकार के द्वारा विशेष बच्चों के लिए एक कोविड रूम बनाया गया है जिसमें उनकी प्रॉपर देखभाल होगी, उनकी मम्मियों के रहने की भी व्यवस्था की गई है। तो पूरी सरकार की तैयारी है, इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है तैयारी रखना, क्योंकि जो 2 लहरों ने हमें दृश्य दिखाया वो काफ़ी डरावनी थी। हम बात करेंगे, मैं हाल ही में एक पेपर पढ़ रही थी तो उसमें ओमिक्रॉन को लेके एक रिसर्च में कुछ चीज़ें छपी हुई थी। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको पढ़ के मेरे मन में बहुत से सवाल आ रहे थे। उनमें था कि अगर ओमिक्रॉन किसी को हो रहा है और वो ठीक हो रहा है तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो ऑटोमेटिक बहुत स्ट्रांग हो जा रही है। तो एक तरीके से कह सकते हैं उसे नेचुरल वैक्सीन का नाम दिया गया। इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, कभी भी आप किसी बड़े बीमारी से ग्रसित होते हैं और फिर अब आप उससे रिकवरी करते हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और खासकर जो लोग जो लोग नॉर्मल दो टीकाकरण ले चुके हैं, ऑटोमेटिक उनके टीकाकरण से उनको लाभ है। और ओमिक्रॉन की लहर जो झेल के बाहर निकल रहे हैं, तो एक भी रिसर्च का विषय है और अभी इस पर रिसर्च चल रहा है कि हर सरकार के द्वारा इस पर रिसर्च चलाई जा रही है कि ओमिक्रॉन के बाद जो डेवलप हो रही है इम्यूनिटी, उस इम्यूनिटी का लेवल क्या है और वो कितनी मजबूत है हमारी इम्यूनिटी। तो ये कोई भी हम लोग ओमिक्रॉन से जो निकलते हैं, ये बात में सच्चाई है कि जो लोग ओमिक्रॉन से बाहर निकल रहे हैं और तुरंत ठीक होकर बाहर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग था, तभी वो लोग तुरंत 7 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर रिकवरी कर जा रहे हैं और घर अपने सुरक्षित वो पहुंच जा रहे हैं। जी, अगर हम बात करें कि ओमिक्रॉन से जो लोग संक्रमित हो रहे हैं तो क्या कितनी प्रतिशत ये चांसेस है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ सकती है? किस तरीके के केसेस हो सकते हैं ऐसे? देखिए, यदि बहुत सीरियस कंडीशन ना हो, सांस में दिक्कत ना हो और बाकी कोई तकलीफ ना हो, तो आप घर में भी आइसोलेट होकर ओमिक्रॉन के लक्षण से बच सकते हैं। गले की खराश, इसमें गुनगुना पानी पिएं, नमक डाल के गलाला करें। सरसों का तेल जो है सबसे इफेक्टिव है। जो घरेलू उपाय हमारे दादी जी के नुस्खे में कहा जाता था कि सरसों के तेल, यदि आपको अभी ठंड का मौसम है, कहीं भी आप बाहर निकलते हैं तो गले में जरूर सरसों के तेल को अच्छे से दिन भर में 2-3 बार आप मालिश करें। यदि मौका मिले तो नाभि के अंदर तेल को लगाएं, तलवे में तेल को जरूर मालिश करके सोएं, तो ठंड का प्रकोप आपके शरीर पे कम पड़ेगा और इस ओमिक्रॉन के लक्षण से हम लोग बच सकते हैं। आइसोलेट होकर भी हम लोग इसका निराकरण कर सकते हैं जी, यदि ज़्यादा कंडीशन आपकी सीरियस ना हो तो। जी बिल्कुल। मैंने जैसे अभी आपको कहा कि दिन प्रतिदिन इस पर रिसर्च चल रहे हैं, नए चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ओमिक्रॉन को लेकर एक और फैक्ट निकला है कि अगर ओमिक्रॉन जितनी जल्दी फैलेगा, जितने ज़्यादा लोग इससे संक्रमित होंगे, तो ये डेल्टा वायरस को रिप्लेस करेगा। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, इसमें था कि डेल्टा वेरिएंट जो था कोरोना से 10 गुना ज़्यादा इन्होंने बताया था कि ये घातक होगा। लेकिन अभी जो ओमिक्रॉन के केसेस जो अदर देशों में देखे जा रहे हैं, जैसे अमेरिका भी सबसे ज़्यादा प्रभावित अभी है, वहाँ काफ़ी लंबी तादाद पे केसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव, मरने की संख्या जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है। तो 1%, 2%, 3% तक है। तो ये बहुत सुखद समाचार है कि ये ना के बराबर वहाँ मौतें हैं। तो ये खतरनाक रहता तो ज़रूर अभी तक बहुत लोगों को प्रभावित किए रहता। तो ये हमारे लिए सुखद है कि ओमिक्रॉन के जो लक्षण हैं, ये डे टू डे वायरस कमज़ोर पड़ते हैं। तो ये ओमिक्रॉन भले ज़रूर तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन इसके ठीक होने के रेशियो भी उससे ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं। तो जैसे आप आंकड़ा देखेंगे कि पिछले 1 लाख का आंकड़ा इस तीसरी लहर में करीब हम लोग 10-11 दिन में हमने छू लिया। पिछले बार उन्होंने 11 महीना 9 महीना शायद अप्रॉक्स लग गया था 1 लाख आंकड़ा छूने में। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये ओमिक्रॉन जो है आपको घातक नहीं है और जानलेवा नहीं है। जी, अगर हम अपने राज्य की बात करें तो क्या उम्मीद है, क्या अनुमान है कि किस तरीके के उम्र के लोगों को ये ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है और हम कैसे रिकवर होकर निकलेंगे? सबसे पहले क्या है कि हम बीमार ना पड़े, हम लोग पहले उसके बारे में सोचें कि हम खुद कोई भी व्यक्ति हमारा चाहे जिस एज ग्रुप का हो, 0 से लेकर 100 साल तक के जो भी एज ग्रुप में है, महिला हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, तो ये लोग इफ़ेक्ट ना हो, इसके पहले हम लोग प्रिकॉशंस रखें, अनावश्यक चीज़ों से बचें। जो भारत सरकार की गाइडलाइन है या जो झारखंड सरकार की गाइडलाइन को अच्छे से हम लोग पालन करें। साथ ही साथ हम लोग इम्यूनिटी पावर के तौर पर सबसे सस्ती और अच्छी होम्योपैथिक की दवाई आर्सेनिकल और इम्यूनिटी बूस्टर दवा का सेवन जरूर करें।
साथ ही साथ जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो है प्रिकॉशन के तौर पर हम लोग यदि कोई ग्रसित होते भी हैं तो इसकी तुरंत जांच कराएं, और हल्के फुल्के लक्षण हैं तो आइसोलेट हो जाएं, और ज़्यादा गंभीर लक्षण हैं तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं। ये हमारे आने वाले समय में ओमिक्रॉन को फैलने से बचाया जा सकता है और रोका जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर लोगों में इतनी होता है ना कि आप 2 लहर पहले ऐसी स्थिति देख चुके हैं कि डर और बढ़ते जा रहा है। तो जिस तरीके से आपने हमें समझाया, उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे जी, नमस्कार। नमस्कार, मुझे दर्शकों का नमस्कार। जी, मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।